हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 1 और इससे पहले हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में। और आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है ₹151 में। बहुत बच्चे का डिमांड आ रहा था कि उनको टॉपिक वाइज थ्योरी चाहिए और आपको दोनों चाहिए। दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 आपको पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम है। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, अपने पढ़ाई को लेकर, तभी आप प्रैक्टिस सेट लेना। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है ₹101 में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए, तो उनको ₹100 का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। और आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात भी कर सकते हो। और जो दोनों प्रैक्टिस सेट लेंगे, जो दोनों कॉम्बो पैक लेंगे, जो आपको ₹201 मिलेगा, उनको आपको मॉक टेस्ट जो अभी कराया जा रहा है, आपको एग्ज़ाम तक आपको जितने मॉक टेस्ट आपको कराए जाएँगे, वो सारे पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन-सा रोस्टो का आर्थिक विकास का अवस्था नहीं माना जाता है? इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रोस्टो को आर्थिक विकास की अवस्था नहीं माना जाता है, अत्यधिक निवेश की अवस्था होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 या 26 अगस्त 1994 या ऑप्शन सी है 19 अगस्त 1995 या ऑप्शन डी 19 अगस्त 1996। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और जितना आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और आपको पूरा डिफिनेशन के साथ आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था। इसी तरह का पैटर्न आपके बिहार स्टेट 2023 में रहा था। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो आपका इकोनॉमिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। P=mv/t आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपको 10 से 12 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे गए थे कि कौन-सा किसने कथन किसने दिया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा आपके रॉबिन्स द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीरा पानी विरोधाभासा, जिसे आप डायमंड वाटर पैराडॉक्स बोलते हो इंग्लिश में, इसकी अवधारणा आपके प्रतिपादन एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। ये धारणा व्याख्या करता है कि क्यों कम उपयोगी होने पर बावजूद इसका महंगा और पानी जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करना। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में आपका पास किया गया था मजदूरी अधिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, तब आपका इष्टतम जनसंख्या उस पर बिंदु पर पॉइंट की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आज के मॉक टेस्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो अंत तक जरूर देखते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी कब होती है? आपके बेरोज़गारी से लेकर हमेशा आपके पेपर में 3 से 4 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको ऐसे सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। और याद रखिएगा, जो अदृश्य बेरोज़गारी होती है, वो आपका अनैच्छिक होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। 100% ये सवाल आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा।
वस्तुओं को निर्यात को मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो होता है उसको डिफरेंट को क्या कहते हैं? याद रखिएगा उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे आप व्यापार संतुलन के नाम से जानते हो। जब वस्तुओं को निर्यात एवं मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा पहले से भी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि इनमें कौन सी ऐसी संस्था है जो विश्व बैंक कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर आईएमएफ टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आईबीआरडी, जो आपके 1944 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर संस्था का दिया गया कब इसका स्थापना हुआ था, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू की गई थी। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 को हर जिले में आपका मनरेगा योजना चालू की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा नरेगा का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है, 2005 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर दे छामतक को मापने का वस्तुगत आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। कर दे छामतक को मापने का वस्तुगत आधार करदाता की आय, करदाता के व्यय और तथा करदाता की समाप्ति माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी अधिकार को कुंडो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक दी अधिकारी कितना उत्पादन करेगा, आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी टीचर पेपर 2 में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन मॉडरेटिव हाई रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस पर आपका सीट कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस पर आपका कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल का होने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्पादन का 1/3 1/3 ऑफ द आउटपुट आपको जो 1838 ईस्वी में फ्रांसीसी एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे ए एन कुन्नो ने दे अधिकार समस्या का निर्धारित किया था। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ए एक कोनो दी अधिकारी समस्या को लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज इमरजेंसी मनी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम लागत रेखा को किससे जाना जाता है। फैक्टर कॉस्ट लाइन, आउटले लाइन या प्रोड्यूसर बजट कॉन्स्टेंट लाइन या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। कोई उत्पादन साधनों का कौन सा संयोजन चुनेगा, ये उत्पादक के पास साधनों का व्यय करने के लिए रुपये और साधनों की कीमत पर निर्भर किया जाता है, जिसे आप आइसो कॉस्ट लाइन के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम माना जाता है, जो एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण कहा जाता है। ये कथन किसका है? ये काफी फेमस स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा और स्टेटमेंट से आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मार्शल ने कहा था कि धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है, जिसका एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। इस स्टेटमेंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, मार्शल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद किस पर निर्भर करता है। पूर्ति की लोच पर या मांग की लोच पर या बाजार के आकार पर या ऑप्शन डी है क्लास ऑफ द कंज्यूमर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है कि यदि एनआरआर, जिसे आप नेट रिप्रोडक्टिव रेट के जानते हो, उसका दर किससे कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पॉपुलेशन विल डिक्रीज, जनसंख्या की कमी होगी जब आपका नेट रिप्रोडक्टिव रेट कम होगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि एक उपभोक्ता संतुलन कब होगा। एक कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन। आपको बताना है कि एक उपभोक्ता कब संतुलन होगा, इसका आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 21 कह रहा है कि यदि श्रम एवं पूंजी किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ एमपीएल बाई एमपीके नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित में क्या होगा आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा, जब श्रम एवं पूंजी किसी में अनुपातिक परिवर्तन के साथ एमपीएल बाई एमपीके नहीं बदलता है तो आपको उत्पादन जो होता है वो फलन एक समरूप हो जाता है, जिसे आप होमोजीनियस के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिनी गुणांक का मापक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इनकम इनक्वलिटी, जिसे आप गिनी गुणांक आय के वितरण के बीच मात्रा के माप की सबसे प्रचलित विधि माना जाता है, जिसमें आपका प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर माप जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि पूंजीवाद में क्या सम्मिलित होता है। कितनी बार आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 में सवाल पूछा जा चुका है कि पूंजीवाद में क्या सम्मिलित होता है। याद रखिएगा, पूंजीवाद में आपका प्राइवेट प्रॉफिट इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि आपको लिस्ट और लिस्ट टू दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो इसका सही मिलान यहाँ पे करके दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो जो आपका असंतुलित विकास सिद्धांत है वो आपके हर्षमैन द्वारा दी गई थी, और जो आपका आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण जो बताया गया था वो आपके डब्ल्यू रोस्टोक द्वारा बताया गया था। और निम्न संतुलन 5 सिद्धांत आपके आर नेल्सन, और आपको पता होगा जो विकास का प्रबल धाका सिद्धांत दिया गया था वो आपका रोजनेटिन रेडॉन के ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहे हैं कि रिकॉर्डों के अनुसार दो देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। रिकॉर्डों के अनुसार अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जब दो देश बीच व्यापारिक संबंध होने के कारण लागतों को निरपेक्ष अंतर बल्कि लागतों को तुलनात्मक अंतर माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना में कौन सा बैंक नियंत्रित करता है। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक को वही निर्धारित करता है, वही आपको नियंत्रित करता है, वही उसको कंट्रोल करता है भारत में हर सारे बैंक को। जिसकी बात की जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एन कालाडोर। क्वेश्चन 28 आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मांग का नियम किस पर आधारित होता है। याद रखिएगा, मांग का नियम जो होता है वो गुणात्मक कथन पर आधारित होता है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये कथन किसका है। काफी फेमस स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, स्टेटमेंट आपके रेगनर नॉक्स द्वारा दिया गया था, क्योंकि एक देश गरीब हो सकता है क्योंकि वो गरीब है। ये कथन आपका रेगनर नॉक्स से संबंधित है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आपको बताना है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि जब उनका दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन लेने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, जो आपको 201 रुपये में प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो 7633961618 है। आप इसे व्हाट्सएप करके मुझसे बात भी कर सकते हो, और वहाँ पे आप जाकर प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी दोनों डिटेल में आप ले सकते हो, सिर्फ 201 रुपये में, जो बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा हुआ है। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, आप चाहते हो कि इस पर आपका बीपीएससी क्लियर हो, तभी आप प्रैक्टिस लेना, लेते हो नहीं तो बाकी आप इधर उधर कहीं भी आप क्लास करो, बस आप सीरियस होकर पढ़ाई करना। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बहुत आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।